गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देश देशांतर के अंदर इंडियाज़ 8 पॉइंट प्लान के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में विशेष के अंदर आया है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर का एक आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कसन स्टार्ट करते हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल असल में क्या है, इसे बहुत करीब से देखा है। इस यूथ फेस्टिवल को कुछ बातें 1981 में यूएन मुख्यालय में हुए सम्मेलन में विश्व युवा सांसद पर विचार हुआ। 2008 से वर्ल्ड यंग पार्लियामेंट आप कह सकते हो मनाया जाना शुरू हुआ। विश्व युवा सांसद का अगला जो इक्वाडोर में होगा, ये वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट आप देख सकते हो। 1981 में जो अभी कहा यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में, यूएन मुख्यालय में हुए सम्मेलन में यहाँ पर विचार होता है। 90 के दशक में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई और 2008 में विश्व युवा सांसद दुनिया भर में इसको बढ़ावा मिला। 2009 में रोम बैठक में 17 देशों के 400 युवाओं ने हिस्सा लिया। 2009 में 17 देशों के 400 युवाओं ने सम्मेलन में गोलमेज चर्चाओं के साथ कई विषयों का पत्र पेश हुआ। फिर यहाँ पर 2010 में, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल अभी 2020 में इक्वाडोर में होगा। यही जो देखो असल में अभी जो नेशनल यूथ फेस्टिवल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, ये सेकंड है एक तरह से। पहला वाला नेशनल यूथ फेस्टिवल पार्लियामेंट 2019 में 12 जनवरी से 24 फरवरी तक हुआ था। इसे मैंने बहुत करीब से देखा है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जो बात है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है। पहली युवा संसद दिल्ली में जो है 1966-67 के आसपास हुआ था। तो इस तरह की विचारधाराएं क्यों हैं? इस तरह की विचारधाराएं असल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में मन की बात के अंदर कहा था कि यंगस्टर पॉलिटिक्स में आए, यंगस्टर समझ पाएँ कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। ये तीनों विनर आप कह सकते हो, ये जो है सो 2019 में हुआ था ये यूथ पार्लियामेंट, ये तीनों विनर इसके हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो इस बार जो हुआ है 1 साल गैप करके हुआ है, वर्चुअल माध्यम से हुआ है। जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल लेवल पे यहाँ पर हुआ है इस तरह की चीज़ें। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो 8 सूत्रीय योजना के बारे में बात की गई है। 8 सूत्रीय योजना के बारे में बात ये की गई है कि यहाँ पर अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत मेंबर बना है, आपको पता है अच्छी तरह से। 1990 तो इसी में भारत ने टेररिज्म के मुद्दे पर बात की है कि इसको 8 सूत्र प्रोग्राम दिया है। कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम है टेररिस्ट में, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। किसी कंट्री के लिए वो गुड टेररिज्म होता है, किसी दूसरे कंट्री के लिए वही बैड टेररिज्म होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? पहले भारत को अपनी समस्या देखती थी टेररिज्म के ऊपर, या फिर और भी कंट्री को अपनी समस्या देखती थी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री कहते थे ये गरीबी के कारण आता है। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन जब से 9/11 हुआ परसेप्शन बदल गया, और परसेप्शन बदलने के बाद ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप में बनना शुरू हो गया, टेररिज्म के ऊपर वर्क होना शुरू हो गया। 23 देश एक साथ आए। उसके बाद EU हो, ब्रिक्स हो, बिम्स्टेक हो, ये सब देश भी अलग अलग जो है साथ आने लगे, टेररिज्म के ऊपर बात करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर इस सब मंचों से बोला करते हैं टेररिज्म के ऊपर। जो SCO है उसके अंदर भी जो है सो आपको पता है टेररिज्म की बात बहुत होती है। हमारे जो छोटे छोटे कंट्री है, अफ़गानिस्तान हो, पड़ोस में श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या फिर चाइना को भी साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर 5 मेंबर को भी अगर नहीं लिया जाए तो फिर काम नहीं हो पाएगा ढंग से। क्योंकि चाइना को, BRI को, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव उसका है, उसको भी फुलफिल करना है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो ये जो आर्टिकल है ना, बस इसमें कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्मर्स बिल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 सदस्य का एक पैनल बनाइए और वो दोनों पक्षों को सुनेंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत है नहीं है उसके बारे में 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दीजिए, फिर शायद समस्या का समाधान हो। यहाँ पर जो है सो यही बातें इस सब के अंदर कही गई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि हर्डल्स क्या है। फार्मर का कंसर्न, कमेटी हैज़ प्रो गवर्नमेंट मेंबर्स, हो सकता है फार्मर्स
अमेंडमेंट डिमांड ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ लॉज दे आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट, वो तैयार ही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुडिशियल इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग, ये जुडिशियल ओवर रिच भी हो सकता है। इवन गवर्नमेंट टॉकिंग फर्म स्टैंड फॉर नॉट रिपीलिंग द लॉज, गवर्नमेंट अपनी बात पे अड़ा हुआ है। फार्मर्स कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, टाइम लोगों का जा रहा है, हेल्थ एंड ऑफ प्रोटेस्टिंग ऑफ चिलिंग विंटर्स, बहुत ठंड है उसमें हो रहा है, रोड ब्लॉकेट्स हो रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। चांसेस ऑफ पॉलिटिकल हाइजेजिंग ऑन प्रोटेस्ट, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रस्ट बिटवीन फार्मर्स एंड ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में है। अब देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये कहीं ना कहीं सही कदम है, क्योंकि गवर्नमेंट और इसमें 8-9 राउंड का बातचीत हो चुका है, गवर्नमेंट और फार्मर्स में कुछ समस्या का हल नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने का एक अच्छा गवर्नमेंट का भी आप तरीका कह सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।